guys, I hope you're all doing great. Welcome back to Abstract Learning. इस वीडियो में हम क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे. What, where, how and when. क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. इन सारे क्वेश्चंस के इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. चैप्टर की स्टार्टिंग में ही राशिदा का क्वेश्चन है. राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं और उन्हें एक हेडलाइन दिखाई देती है 100 ईयर्स अगो. तो वो सोचने लग जाती है कि 100 साल पहले के किसी इवेंट की जानकारी न्यूज़पेपर्स को कैसे है. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. मान लीजिए कि हमें कल की कोई न्यूज़ के बारे में पता करना है, तो हम कोई रेडियो सुन सकते हैं या टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. अगर हमें पिछले साल के बारे में जानना है तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी जान पहचान वाले से पूछ सकते हैं इवेंट्स के बारे में. लेकिन उस हिस्ट्री का क्या जो आज से 10 साल पहले हुई हो, या आज से 100 ईयर्स पहले हुई है जैसे कि राशिदा वंडर कर रही थी, या आज से 1000 ईयर्स अगो हुई है या फिर 10,000 ईयर्स अगो हुई है. हमें उस हिस्ट्री का कैसे पता है और उस हिस्ट्री के पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम उस टाइम के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं, कि जैसे उस टाइम के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या वो ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे जीवन यापन करने के लिए. हंटर्स थे यानी कि शिकार करते थे, या हर्डर्स थे यानी कि पालन करते थे जानवरों का. फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट यानी कि पंडित वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे, कैसी वो स्टोरीज सुनते थे, कैसे वो गाने सुनते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सबसे पहले आप नर्मदा नदी देखिए मैप में. ये हमारा मैप है जो आपकी बुक में गिवन है. इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे नर्मदा रिवर है. नर्मदा रिवर के ऊपर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे जिन्हें विंध्यास कहते हैं, यानी विंध्यास एंड इसके नीचे यहाँ सतपुरास. उन दोनों के बीच में यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो करती है. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में यानी कि इस पार्ट में विंध्यास में लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था. यहाँ पे हज़ारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं. यहाँ के लोग मेनली 2 ऑक्यूपेशंस फॉलो करते थे. एक वो हंटिंग करते थे, दे वर हंटर्स, एंड एक वो करते थे गैदरिंग, यानी वो गैदरर्स थे. खाना इकट्ठा भी करते थे एंड हंटिंग भी करते थे कभी कभी. बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो करते थे गैदरिंग. वो हंटिंग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, बट दे यूज़ टू प्रेफर गैदरिंग. काफ़ी सारे उनको हर्ब्स वगैरह की नॉलेज थी जो जंगलों में मिलती थी, और वो खाना इकट्ठा कर कर खाते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर, यहाँ पे नर्मदा वैली में वो स्किल्ड गैदरर्स थे जो कि खाने को गैदर किया करते थे. उन्हें अपने आसपास के प्लांट्स की, सराउंडिंग्स की काफ़ी नॉलेज थी. ओके, एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. इसके अलावा सेकेंड लोकेशन हमारी है सुलेमान एंड किरतार हिल्स. ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपको देखने को मिलेंगी. यहाँ पे इंसानों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, एंड द फर्स्ट क्रॉप्स वर व्हीट एंड बार्ली. ये इवेंट तकरीबन आज से 8000 साल पहले का है. एक बार मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं. ये हमारा मैप है. यहाँ पे देखिए ये इंडिया की बाउंड्री है, पर पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से ऐसे मूव कर रही है. आप भूलिएगा मत कि पाकिस्तान 1947 में बना है. उससे पहले ये पूरा भारत एक ही हुआ करता था. यहाँ से लेकर ये सब कुछ एक कंट्री कहलाता था. तो यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में किरतार हिल्स हैं एंड यहाँ पे सुलेमान हिल्स हैं. यहाँ पे लोगों ने आज से तकरीबन 8000 ईयर्स अगो सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया. और वो 2 क्रॉप्स कौन सी थी जिसके हमें एविडेंसेस यहाँ मिले हैं? एक है व्हीट और एक है बार्ली. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे मेघालय में. बांग्लादेश के इस पार्ट में है मेघालय, और मेघालय में यहाँ पे हिल्स हैं गारो हिल्स. 3 हिल्स हैं वैसे तो, गारो, खासी एंड जैंतिया. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर गारो, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था. सो आपके इंडिया में मेनली 4 लोकेशंस हमने मार्क की हैं. नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, किरतार हिल्स, सुलेमान हिल्स एंड गारो हिल्स. ये 4 लोकेशंस आप बिल्कुल नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस. तो देखो हम एक टाइमलाइन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि आज से 8000 साल पहले क्या हुआ. उसके बाद हम देखेंगे कि 8000 साल के कुछ सालों बाद यानी आज से 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ.
उसके बाद हम और थोड़ा रीसेंट पास्ट देखेंगे कि तकरीबन 2500 साल पहले क्या हुआ, और धीरे धीरे ऐसे करके हम प्रेजेंट तक मूव करेंगे। सिक्स्थ में आपको एंशंट हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है कि सबसे पुराने इतिहास से शुरू किया जाए बच्चों के लिए। तो सिक्स्थ में आप पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री, सेवेंथ में आप पढ़ेंगे मेडिवियल हिस्ट्री एंड एट्थ में आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चावल यानी राइस की जो खेती है वो सबसे पहले यहाँ पे विंध्यास के नॉर्थ में या फिर सेंट्रल इंडिया में की गई थी। सेंट्रल इंडिया में हमने एक रिवर पढ़ी है नर्मदा, उसके नॉर्थ में ही, नर्मदा के नॉर्थ में ही सबसे पहले राइस उगाया गया था। बार्ली एंड वीट कहाँ उगाया गया था सबसे पहले? किरतार एंड सुलेमान हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यास हैं और विंध्यास में सबसे पहले राइस उगाया गया था। अब थोड़ा सा फ्यूचर में चलते हैं। तकरीबन 3500 ईयर्स के बाद, इसके तकरीबन 3500 साल के बाद, यानी आज से 4700 ईयर्स अगो, भारत में कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ यानी सबसे पहले जो शहर बसे थे वो इंडस नदी के किनारे बसना शुरू हुए। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद 4700 ईयर्स अगो तो इंडस रिवर के आसपास शहर बसने शुरू हुए, टाउन्स बसने शुरू हुए, ठीक है। कुछ 2000 साल बाद इन लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड्स गंगा, और नियरली 2500 ईयर्स अगो यानी 4700 ईयर्स के तकरीबन 2000 साल बाद, 4700 ईयर्स के नियरली 2000 ईयर्स के बाद यानी 2500 ईयर्स अगो गंगा के किनारे लोगों ने शहर बसाना शुरू किया, गंगा के किनारे। एंड वो सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स बने, बहुत पावरफुल किंगडम्स बने। वो मैप में देख लेते हैं एक बार। आप देखिए ये इंडस रिवर है आपकी, ठीक है, ऐसे जाती है ये। इसमें यहाँ से झेलम आ रही है, फिर चेनाब आ रही है, फिर रावी आ रही है, ब्यास आ रही है और सतलुज आ रही है। ये 5 रिवर्स होगी। तो इस पार्ट में सबसे पहले लोगों ने बसना स्टार्ट किया था अराउंड 4700 ईयर्स अगो। कुछ टाइम के बाद गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज चंबल, सोन, इस पार्ट में लोगों ने बसना स्टार्ट किया एंड दिस वाज अराउंड 2500 ईयर्स अगो। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन, ठीक है। एक गंगा है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी है सोन। यहाँ पे एंशंट टाइम का यानी आज से 2500 ईयर्स पहले इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, जिसका नाम था मगध। आप सबने सुना होगा मगध के बारे में। ये आज के दिन जो बिहार की लोकेशन है वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। इसके रूलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था। यहाँ पे दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, अपनी शिक्षा का प्रचार करने आते थे, अपने धर्म का प्रचार करने आते थे। तो जैसे आज के दिन आपको दिल्ली, मुंबई और ये सारी सिटीज़ देखने को मिलती हैं, इसी तरीके से एक टाइम पे मगध वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल सिटी। अभी मैंने आपको बताया कि लोग ट्रैवल करते थे, अलग अलग रीजंस की वजह से लोग ट्रैवल करते थे। वो रीजंस क्या हो सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या रीज़न हो सकता है? द रीज़न कैन बी मे बी इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड आ गई हो या फिर सूखा पड़ गया हो, उससे बचने के लिए लोग भाग रहे हों। मान लीजिए कि आप इस शहर में रहते हैं पर आपके लेवल की यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, सो आप डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी दूसरे सिटी में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको आपका वर्क रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सिमिलर थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया एक शहर से दूसरे शहर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन करने के बहाने या फिर तरीके ढूंढने के लिए। बिसाइड्स दिस, मान लीजिए कि इस शहर में जहाँ पे आप रह रहे थे ए में, यहाँ आ गई बाढ़ या फिर यहाँ पड़ गया सूखा, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में ह्यूमंस का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन ए, बी, सी, डी जो भी है, आप खुद को मान लीजिए, मुझे मान लीजिए, वी वुड ट्राई टू मूव टू सम न्यू प्लेस। बाद में जब किंगडम्स एस्टैब्लिश हो गए थे तो किंगडम्स की आर्मी भी होने लग गई थी। आर्मी मेंटेन करते थे, वो सेना मेंटेन करते थे, तो सेना भी मूवमेंट करती थी। मान लीजिए कि ये वाला एक किंगडम है जिसको इस पे अटैक करना है, सो ये वाला किंगडम अपनी सेना भेजेगा यहाँ पे। सो ये थर्ड रीज़न हो गया हमारा। इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्हें अपना सामान बेचना है, शिप्स, कार्गोज वगैरह के थ्रू अपना वैल्यूएबल गुड ट्रांसपोर्ट करना है।
इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स आते थे। मान लीजिए कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी दूसरे देश में जाके भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में समझा सकूँ और उनको सनातन धर्म फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर सकूँ, परसुएड कर सकूँ। आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में जितने भी इंडिया में अटैक्स हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, उन सब का एक मोटिव एक जो मोटिव था, एक जो उनका मतलब उद्देश्य था, वो कॉमन था कि वो भारत में इस्लाम को बढ़ाना चाहते थे। वो इस्लाम प्रीच करने आए थे। उनका तरीका अलग था, कन्वेंशनल तरीकों से उनका तरीका अलग था, बट रिलीजन को एक्सपैंड करने के लिए मूवमेंट हमेशा से चलता आया है। कुछ लोग बस थोड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें घूमना, एडवेंचर के लिए जाना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। सो कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे। फॉर एग्जांपल ह्वेनसांग, ये सिर्फ ट्रैवलर्स थे जो आके किसी दूसरी जगह पे रहने लग गए, वहाँ के कल्चर के बारे में समझने लग गए। ठीक है, इसके अलावा फाहियान, ऐसे ही कुछ नाम है इनका, चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे ये दोनों। सो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ से जॉट डाउन करके, कि कोई भी जो मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं, माइग्रेशन का कॉज क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न ऑफ माइग्रेशन। अब इनके मूवमेंट से, लोग जो मूवमेंट कर रहे थे, मैंने आपको बताया, इसके मूवमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा था हमें, कल्चरल एक्सचेंज होता है। यू सी, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी कल्चरल एक्सचेंज बहुत पॉपुलर है आज के दिन। फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, तो इंडिया की यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे कभी कभी ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कुछ बच्चे ऑक्सफोर्ड से यहाँ आते हैं, ऑक्सफोर्ड से यहाँ आए बच्चे अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, इंडियंस वहाँ जाके अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या होता है, लोगों का कल्चर शेयर होता है, कुछ उनकी हैबिट्स शेयर होती हैं। फॉर एग्जांपल चाय पीने का की जो हमारे इंडियंस की हैबिट है, वो इंडिया की हैबिट थी ही नहीं। जो टी का कंसेप्ट है वो ब्रिटिशर्स भारत में लेकर आए थे। टी का, कॉफ़ी का, क्रॉकरी, यानी ये जो कांच के बर्तन आप लोग कभी कभी घर में मेहमान आ जाए उन्हें सर्व करने के लिए रखते हैं, या फिर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेडिशन चला हुआ है कि आपकी किताबें भी जनरली आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ती हैं, ये भी हमारा पूरा जो ट्रेडिशन है ये अंग्रेज़ों ने चला रखा है, ब्रिटिशर्स की वजह से भारत में आया था। अब मैं कभी अपने जो ये मेन लैंड है, अपना जो देश है, इसे मैं कभी भारत कह देती हूँ, ठीक है, कभी इंडिया कह देती हूँ, कभी हिंदुस्तान कह देती हूँ। तो ये जो हमारे नाम हैं ये कैसे पड़े हुए हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो वर्ड भारत है और इंडिया, ये बाकी सारे नामों में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है। इंडिया नाम क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ पे नदी थी इंडस रिवर, इसको क्रॉस करके विदेशी भारत में आते थे। उस टाइम पे आज से 3000 साल पहले या 2500 साल पहले ये विदेशी जनरली आक्रमण करने नहीं आते थे, ये विदेशी बिजनेस करने आते थे। और ये कहाँ से आते थे, ये आते थे ईरान से, जिसको उस टाइम पे पर्शिया कहा जाता था, एंड ये आते थे ग्रीस से, जिसकी वजह से इन्हें ग्रीक या फिर यूनानी कहा जाता था। ग्रीक्स एंड पर्शियंस, यानी यूनानी और पर्शियंस जब इंडस नदी को क्रॉस कर कर आते थे तो वो इस नदी का संस्कृत नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे। संस्कृत नाम था इस नदी का सिंधु। ओवर टाइम आप समझेंगे कि जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें स की कोई प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, उन्हें स बोलना नहीं आता, तो सिंधु का स नहीं बोल पाते थे वो, इसीलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इसे इंधु या फिर इंदु। ओवर टाइम यही इंदु जो है ये हिंदू में कन्वर्ट हो गया, एंड हिंदू इस नदी के ईस्ट में यानी कि इस पार्ट में रहने वाली सारी जनसंख्या का मेन कल्चर बन के उभरा। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं वो तो कोई रिलीजन है ही नहीं। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनका असली रिलीजन सनातन धर्म है, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम क्योंकि विदेशी जो हमारे भारत में आते थे वो सिंधु नदी को नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, उनके मुंह से इंदु ही निकलता था, जिसे ओवर टाइम हिंदू कहना शुरू कर दिया गया था। सो इस वर्ड हिंदोस या फिर इंदोस की वजह से हमारे देश का नाम हुआ इंडिया। इसके अलावा सेकंड नाम है हमारा भारत। भारत क्यों कहते हैं इसे, हमारा जो ये इंडिया है
इसमें स्टार्टिंग में हमारा इतिहास जहाँ से शुरू होता है, जो हमें ग्रंथ मिले हैं उसके हिसाब से एक बहुत पावरफुल ट्राइब रहता था। उस ट्राइब के एक राजा का नाम भारत था। उस ट्राइब के जितने भी लोग थे, जो भी उसकी पॉपुलेशन थी, उन्हें भारतवंशी कहा जाने लगा। ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। हमारा ओल्डेस्ट जो वेदा है उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है, और ये तकरीबन आज से 3500 साल पहले की बात है। तो उस ट्राइब की वजह से इस एरिया में जितने भी लोग रहने लगे, सभी को भारतीय या भारतवंशी कहा जाने लगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं आपको इतनी राम कहानी सुना क्यों रही हूँ, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और इसका सिग्निफिकेंस छोड़ो, हमें इस कहानी के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। जैसे राशिदा का क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर्स को 100 साल पहले के इवेंट्स की नॉलेज कैसे है, और मैं तो आपको 3500 साल पहले की बात बता रही हूँ, कभी 2500 साल पहले की बात बता रही हूँ, कभी 8000 ईयर्स पहले के इवेंट्स डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो भी फुल कॉन्फिडेंस से। तो हमें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता है? तो देखिए, इसका आंसर है एक वर्ड जिसे हम कहते हैं सोर्सेज, यानी स्रोत। वो सोर्सेज जो हमें श्योरली बताते थे कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। देखिए, जब भी आपके सामने सोर्सेज आए, यानी हिस्ट्री के सोर्सेज, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक है लिटरेरी सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो हमें खुदाई करने से, छानबीन करने से मिले हैं। फॉर एग्जांपल कॉइन्स, उस टाइम पे मान लो वो लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते थे कुछ इतिहास में, वो सिक्के हमें मिल गए, उससे हम उनका इतिहास समझने की कोशिश करें, ये सारी बातें। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, किसी ने कोई मूर्ति बनवा दी, कोई टेम्पल बनवा दिया, ठीक है। स्टैच्यूज़, ऑफ कोर्स मूर्तियाँ गॉड्स की और राजा वगैरह की। इसके अलावा कुछ बर्तन मिल गए या फिर कुछ घर मिल गए उनके पुराने, एक पूरा शहर मिल गया था हड़प्पा। उसके बारे में हम आगे इसी किताब में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ये सारे सोर्सेज जो हमें फिजिकली मिलते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ऑन द अदर हैंड, वो सोर्सेज जो लिखित हमें मिलते हैं, यानी जैसे कि आपकी किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सोर्सेज को हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक वो हो सकती है नेटिव, यानी हमारे जो देसी लोगों ने लिखी है, और एक हो सकती हैं फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो विदेशी हमारे बारे में लिख कर गए हैं। इसके अलावा आप लिटरेरी सोर्सेज को 2 टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हो, कैटेगरीज में। एक वो जो हम समझ पाए हैं, समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड, ऐसी भाषा में लिखे गए हैं ये स्रोत जो हमें समझ में आए हैं, और एक वो जो हमें समझ में नहीं आए हैं, किसी ऐसी भाषा में हज़ारों साल पहले लोग कुछ लिख कर गए हैं जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसी भाषाओं में क्या पता, जैसे हम इंग्लिश में अ के लिए ए लिखते हैं, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं हमसे, तो क्या पता किसी एंशिएंट भाषा में अ के लिए कुछ इस तरीके का कोई सिंबल यूज़ होता हो। हम अभी तक बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी हम समझ नहीं पाए हैं कि ये जो हमें सिंबल मिला है, ये कौन से अल्फ़ाबेट के लिए या कौन सी साउंड के लिए यूज़ किया गया था लिखते हुए। इस चीज़ को कहते हैं अनडिसाइफर्ड लैंग्वेजेस, यानी जो लैंग्वेजेस हमें अभी तक समझ में नहीं आई हैं। अब अगर देखिए, ये वाला एक आपका इंस्क्रिप्शन है, ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स इनके हमारे अल्फ़ाबेट से मिलते जुलते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ये अल्फ़ाबेट्स उस टाइम पे भी HTM वगैरह कहलाए होंगे, ठीक है। इस चीज़ को, यानी लैंग्वेजेस को, पुरानी लैंग्वेजेस को सिंप्लीफाई करके समझने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? डिसाइफरमेंट। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? डिसाइफरमेंट। तो जो मैंने आपको बताया लिटरेरी सोर्सेज या रिटन सोर्सेज हैं, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होते हैं इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स 2 वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है। एक है मनु, जिसका ग्रीक में मतलब होता है हैंड, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। अब ये चीज़ें हाथ से लिखी तो गई हैं, पर ये किस चीज़ पे लिखी गई हैं? पाम लीफ, एक ऐसा मतलब पेड़ होता है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, लंबी लंबी पतली पतली,
उन पत्तियों को सुखाकर उसके ऊपर लिखा जाता है, उसे पाम लीफ कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं उन्हें। या फिर पेड़ की छाल, यानी एक ये पेड़ है, इसकी छाल पतले पतले कागज जैसी चीज़ों में उसे हम छील लें और उस पर लिखना स्टार्ट कर दें, तो ये जो पेड़ था जिसकी छाल पर हम लिखते हैं, इसे कहते हैं बर्च ट्री। ये हिमालयाज में पाया जाता है। ऑल दिस इज़ गिवन इन योर बुक। अगर आप साथ में किताब लेकर बैठे हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ऑफ कोर्स आप पत्तों पे लिख रहे हैं, पत्ते बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। हालांकि ये कुछ पत्ते कई हज़ार साल तक भी सरवाइव कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारे पत्तों को या तो एंट्स खा गई या दूसरे पेस्ट्स खा गए। तो बहुत सारे हमारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पाम लीफ पे या बर्च ट्री की जो बार्क होती है उसके ऊपर लिखे जाते थे, ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं और बहुत कम ही हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखे हुए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस होते थे। इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब है, यानी कि बहुत हार्ड सरफेस, या तो स्टोन या फिर मेटल, इन पर गोद गोद कर लिखा जाता। आप देखिए घर में अगर मम्मी की शादी के कुछ बर्तन रखे होंगे स्टील के, तो उन पे नीचे नाम लिखा हुआ होता है। आप देखिएगा कुछ बर्तनों पे नाम मिलता है, स्टील के बर्तनों पे। ऑर्थोडॉक्स जो आज से 30 साल पहले की शादियों में बर्तन आते थे उसमें, तो वो चीज़ें गोद के लिखी गई, यानी खोद खोद के लिखी गई हैं। इसी तरीके से स्टोन या मेटल पे क्या पता कोई राजा अपना कोई फरमान लिखवा गया हो, अपना कोई ऑर्डर लिखवा के पब्लिक के लिए शहर के बीच में एक पत्थर पे खड़ा करवा देता हो। जो हमें खोद के लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, दे आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन एंड मेटल एंड या फिर और मेटल। ठीक है, आप मुझे बताइए कि उस टाइम पे इन्हें क्या दिक्कत रही होगी ये सब लिखने में, क्या डिफ़िकल्टीज आई होंगी, लेकिन इस पत्थर पे लिखने के क्या क्या बेनिफिट्स थे। ये देखिए, ये हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जैसे कि ये मटका मिल गया हमें खुदाई में, ये कोई एक सिक्का मिल गया जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता होगा। इस सिक्के के ऊपर कुछ जो सिंबल्स बने हैं उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे भगवानों को पूजा करते थे, या उनके राजा कौन हुआ करते थे, उनके राजा थोड़े बहुत दिखने में कैसे थे, राजाओं के क्या क्या नाम थे। इस तरीके से हम इतिहास का पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं साइंटिस्ट टाइप जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को ढूंढते हैं, यानी खुदाई वगैरह करके जो एविडेंसेस सर्च करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने द मम्मी मूवी देखी होगी। सो द मम्मी में जो वो विलन है वो रिलीज़ इसीलिए होती है क्योंकि उसको आर्कियोलॉजिस्ट्स जो थे वो गलती से रिलीज़ कर देते हैं कुछ और एविडेंसेस ढूंढने के चक्कर में। इन सभी स्रोतों के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या इतिहासकार हैं वो सोर्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताइए कि हमारी बुक का नाम आर पास्ट्स क्यों है, आवर पास्ट क्यों नहीं है, सिर्फ ये प्लूरल क्यों है यहाँ पे पास्ट? क्योंकि इतिहास सिर्फ भारत के लोगों का नहीं है, दुनिया में, पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे, इन सेपरेट प्लेसेस, इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग तरीके से लोगों ने सिविलाइज होना, सभ्य बनना स्टार्ट किया था। अभी के लिए बस आप ये समझिए कि हम भारत में ही कई इतिहास पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट डायनेस्टीज़ के इतिहास पढ़ेंगे हम, डिफरेंट इन्वेजन्स के यानी अटैक्स के इतिहास पढ़ेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर आप अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब्स रहते हैं, जो कबीले वाले लोग रहते हैं, उनका जीवन देखेंगे तो वो जंगल से खाना इकट्ठा करके खाते हैं या फिर जानवरों को मार कर खाते हैं। जबकि अगर वही ऑन द कॉन्ट्ररी हम मुंबई की स्थिति देखें तो मुंबई में लोग मार्केट जाते हैं, कुछ भी ले आते हैं, खा लेते हैं। इस तरीके के डिफरेंसेस आज से 5000 साल 6000 साल पहले भी रहे होंगे। इसीलिए हम आवर पास्ट्स पढ़ेंगे, यानी हम मल्टीपल इतिहास पढ़ेंगे, सिर्फ एक जनजाति का या फिर एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल का हिस्ट्री हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब तारीखों का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आप मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो इससे पहले कभी 2010 भी हुआ होगा, 2000 भी हुआ होगा, कभी तो 1500 भी हुआ होगा, कोई साल ऐसा हुआ होगा जिसे हमने 1500 कहा होगा, कोई साल तो ऐसा भी होगा जिसे हमने 500 कहा होगा, उससे पहले 0 भी आया होगा कोई साल। ये सारी चीज़ें हमने कैसे डिवाइस की, हमने कैसे मान लिया कि 2021 साल ही हुए हैं हमें, जबकि इतिहास में तो मैंने आपको 8-8 हज़ार साल पहले की चीज़ें भी बताई हैं।
ये जो डेट थी ये फाइनलाइज आज से तकरीबन 300 ईयर्स अगो हुई थी। 300 ईयर्स अगो यूरोप में ये जो डेट लाइन है हमारी ये डिसाइड की गई थी। यूरोप में उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा ब्लूम कर रही थी, यानी क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे यूरोप में। एंड उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट का बर्थ। तो जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसे 1 मान लो और उसके बाद के सारे सालों को 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना शुरू कर दो। सो जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसे 0 और 1 के बीच का एक साल माना जाता है। उसके बाद के सारे साल ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अभी 2021वां साल चल रहा है हमारा। और इन सभी सालों के साथ एक हम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं AD, कि AD 1, AD 2, AD 3। AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, क्योंकि ये वो साल था जो क्रिश्चियंस के हिसाब से भगवान के धरती पर आने के बाद का साल है। इसके बाद के जितने भी साल होंगे वो भगवान की कृपा वाले साल होंगे, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होंगे। लेकिन उससे पहले के जो साल हैं उनके साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो BC लगता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के आने से पहले के साल। ये जो हमारा कैलेंडर है इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे कैलेंडर्स फॉलो करना चाहें तो बहुत सारे कैलेंडर्स अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं उनके कल्चर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इंडिया में विक्रम संवत भी एक कैलेंडर है, शाक संवत भी एक कैलेंडर है। सो ये बस पर्सपेक्टिव का है, वरना हिस्ट्री तो अपने हिसाब से चलती है। इन सालों का क्या है, ईयर्स का कुछ नहीं होता। 2021 साल ही नहीं हुए हैं अभी तक धरती को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। लाखों करोड़ों साल से धरती एग्जिस्ट कर रही है। इंसान उसमें कुछ 10,000 साल से अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसाइफरमेंट में आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि ये एक लैंग्वेज है, इसमें P के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, T के लिए ये, O के लिए ये, ठीक है, L के लिए लाइन यूज़ हो रहा है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सिंबल्स जो अलग अलग साउंड्स को कॉरस्पॉन्ड करती हैं, इसे समझना ही डिसाइफरमेंट कहलाता है। डिसाइफरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इजिप्ट से आता है। भाषा और लिपि का, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का क्या डिफरेंस होता है? मान लीजिए मैंने इमेजिन एक वर्ड बोला, ठीक है, तो जो मैंने बोला वो लैंग्वेज है, लेकिन जैसे मैंने इमेजिन को लिखा वो स्क्रिप्ट है। आप जो हिंदी लिखते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो रोसेटा का एक एग्जाम्पल है। रोसेटा एक टाउन है इजिप्ट में जहाँ पे एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला जो 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, एक ग्रीक और बाकी 2 जो हैं वो इजिप्शियन लैंग्वेजेस में। स्कॉलर्स यानी जो उसको समझ रहे थे उन्होंने ग्रीक भाषा को और इजिप्शियन लैंग्वेज को कंपेयर किया, ठीक है, और उन्होंने इन दोनों लैंग्वेजेस को, जिनको ग्रीक समझ में आती थी, उन्होंने इजिप्शियन लैंग्वेजेस में से भी कुछ वर्ड्स के जो मतलब मीनिंग्स थे उनको डिराइव करना स्टार्ट कर दिया, समझना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमें पता है कि उस भाषा में P के लिए स्क्वायर यूज़ हो रहा है, K के लिए ट्रायंगल, ठीक है, R के लिए एक ऐसा सिंबल, A के लिए बर्ड यूज़ हो रहा है, एट्सेट्रा। सो इस चैप्टर में बस इतना ही था। बाकी इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइजेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप चैप्टर में से ही खुद अपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैसे चैप्टर में से फाइंड आउट करेंगे, एंड अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।